म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के कुछ चौंकाने वाले डाटा सामने आए हैं। उसमें ये बात सामने दिखती है कि म्यूचुअल फंड में आया हुआ वर्ष 2025 में जितना भी पैसा जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आया है, उसका 50% से ज़्यादा पैसा सिर्फ और सिर्फ 19 कंपनियों में गया है। अब जरा सोचिए कि अगर सिर्फ 19 कंपनियों में पैसा जा रहा है, अगर वही पैसा बाकी जगहों पर जाता तो क्या होता। हो सकता है मार्केट आपकी काफी ज्यादा नीचे दिखाई पड़ती, या जो बैंक निफ्टी जो आपकी ऊपर दिखती है, हाईज के आसपास दिखती है, बहुत बड़ी गिरावट नहीं दिखती। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मार्केट है, जहां म्यूचुअल फंड उतनी खरीदारी नहीं कर रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप, और जहां पर एक बड़ी गिरावट आपने पिछले एक साल के अंदर देखी है, उसमें काफी कुछ इस डेटा का भी यूं कहिए कि उसका इम्पैक्ट है। उन सब पे हम चर्चा करेंगे। साथ में निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स की मैं चर्चा करूंगा, और कुछ स्टॉक जो आज की खबरों के आधार पर कल मूवमेंट हो सकती है, उन सब की चर्चा करूंगा। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जो पहली और बड़ी खबर है वो ये है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कुछ चौंकाने वाले, आप यूं कह सकते हैं, डेटा सामने आए हैं। इकोनॉमिक्स टाइम्स की न्यूज है। खबर में ये साफ समझ में आता है कि म्यूचुअल फंड्स ने जानबूझकर कुछ एक कंपनियों में ही बड़ी खरीदारी करी है पिछले एक साल में, और उसमें ये कोशिश की गई है, ये मान के चला जा सकता है कि उन कंपनियों में ज्यादा खरीदारी करी गई है, या उन्हीं कंपनियों में खरीदारी करने की कोशिश करी गई है जिसके नाते इंडेक्स जो है ज्यादा ना घटने पाए, चाहे उसमें रिलायंस हो, एचडीएफसी हो, या कुछ और भी कंपनियां। लेकिन कुल मिलाकर के जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पैसा आया है, उसमें से 2.7 लाख करोड़ रुपए जो है वो केवल और केवल 19 स्टॉक्स में डाला गया है। बाकी का पैसा कुछ और स्टॉक्स में जरूर गया है, लेकिन जो कि 50%, लेकिन वहां पर भी वो भी नंबर कम है। और उससे भी वही स्टॉक्स हैं जहां पर जो इंडेक्स को सपोर्ट देते हैं, जैसे कुछ मिड कैप स्टॉक्स में जहां पर इंडेक्स को सपोर्ट देना है वहां पर। यानी ओवरऑल आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने टारगेटेड स्टॉक्स खरीदे हैं, यानी कुछ एक कंपनियों को ही खरीदा है, ताकि जो है इस इंडेक्स लेवल पर बाजार उतनी खराब ना दिखे। लेकिन मार्केट जो है, यानी मिड कैप और स्मॉल कैप है, जो आपके पोर्टफोलियोज में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, वहां पर इंडेक्स को छोड़ करके उस तरह की खरीदारी नहीं करी गई है। और उसका भी एक कारण है कि आप अगर पोर्टफोलियो अपने देखते हैं तो वहां पर एक ठीक ठाक सी गिरावट आपको देखने को मिलती है। अगर इसी रिपोर्ट में इसके नाते हुआ यह है कि म्यूचुअल फंड के पास कैश स्क्यूज की स्थिति बन रही है, जिसके नाते उनके रिटर्न्स काफी कम दिखाई पड़ रहे हैं। इससे जाहिर सी बात है, इससे उनका जोखिम जो है वो बढ़ जाता है, लेकिन वो एक अलग बात है, वो उसको मैनेज कर लेंगे। अगर इसकी कुछ और जानकारी आपके सामने रखी जाए इसमें से, तो कुछ एक बड़ी कंपनियों के नाम अगर मैं लूं तो जाहिर सी बात है उसमें रिलायंस आता है, स्विगी आता है, इंटरनल आता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आता है, कुछ और मिड कैप की कंपनियां हैं, जाहिर सी बात है कुछ इंडेक्स सपोर्ट करने वाली जैसे आईसीआईसीआई बैंक टाइप की कंपनियों के नाम भी इसमें आते हैं। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करें, आज भी और कल भी कई सारे न्यूज़पेपर्स में आपने ये खबर पढ़ी होगी कि जो सितंबर का 2025 का डेटा है म्यूचुअल फंड का इनफ्लो का, वो नंबर अब सामने आ चुका है। उसके हिसाब से जो म्यूचुअल फंड्स में इनफ्लो है उसमें करीब 9% की कमी देखने को मिली है, जहां पर 30,421 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड्स में आए थे सितंबर के पहले महीने में, और यानी अगस्त महीने में। वहीं पर अगस्त महीने में 33,430 करोड़ रुपए आए थे, वहीं पर सितंबर महीने में 30,421 करोड़ आए हैं, जो कि 9% की नेट इनफ्लो में कमी है। नेट इनफ्लो में कमी का मतलब ये हुआ कि क्या पैसा बाहर जा रहा है? नहीं, आउटफ्लो नहीं हो रहा है, इनफ्लो है। लोग अभी भी पैसा डाल रहे हैं, बट वहां पर संख्या में कमी देखने को मिल रही है। जाहिर सी बात है इसके नाते भी ये होगा कि कुछ एक ही जगहों पर और भी पैसा जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्हीं स्टॉक्स को फंड्स खरीद रहे हैं। और आप पूरे के पूरे फंड इंडस्ट्री को भी इस पे एक बात कही जा रही है सोशल मीडिया में कि अगर 19, 20, 30 स्टॉक में ही सारा पैसा डाल देना है तो इतने ज्यादा फंड्स की जरूरत क्या है? आप 10-20 फंड में ही सारे पैसे उसी फंड में डाल दीजिए और उन्हीं स्टॉक्स को खरीद लीजिए। मल्टीपल फंड्स लेने के बाद लोगों का जो एक्सपेंस चार्जेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं। खैर वो अलग बात है, बट हाँ ये चीज देखने को मिल रही है। अब अगर अगस्त के इनफ्लो में बात की जाए तो अगस्त में 22% का इनफ्लो में कमी आई थी, और वहीं पर अब जो है सितंबर में 9% का इनफ्लो में कमी आई है। तो वह यूं कहिए महीने दर महीने जो है उसमें कमी देखने को मिल रही है।
अब अगर लार्ज कैप में कमी देखी जाए तो करीब 2319 करोड़ की कमी आई है, मिड कैप में 5000 करोड़ के आसपास और स्मॉल कैप में करीब करीब जो है 4400 करोड़ के आसपास की कमी देखने को मिल रही है। यानी यहाँ पर फंड्स में पैसे कम जा रहे हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट सीधी सी बात यह है कि जब कम जाएगा पैसा, दो कारणों से कम जाएगा। पहला, चूंकि रिटर्न्स नहीं है। पिछले अगर हम रिटर्न की बात करें तो पिछले एक साल में लगभग 75% म्यूचुअल फंड्स ने, जो लमसम की बात हम कर पा रहे हैं क्योंकि हमें सीधा एक नंबर चाहिए, तो जनवरी के आसपास से लेकर के अब जबकि हम लोग नवंबर की शुरुआती चरण में हैं करीब, तो यहाँ पर पहला हफ्ता गुजर भी चुका है नवंबर का, और इस पीरियड में जो आप देख पा रहे हैं तो करीब 74% इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने नकारात्मक रिटर्न दिया है, यानी निगेटिव रिटर्न्स जो है वो दिया है, यानी नुकसान हुआ है जनवरी से लेकर के नवंबर के बीच में। अब जब फंड्स नुकसान करेंगे तो कॉमन सेंस है कि लोगों का पैसा या लोगों का अप्रोच जो है स्टॉक मार्केट की प्रति घटेगा। इंडेक्स को आप भले ही जो पैसा जा रहा है उसके माध्यम से एलिवेट कर लीजिए, लेकिन जो पैसे का एलोकेशन हुआ है, पैसे के एलोकेशन में भी धीरे धीरे करके जब आप इसके डेटा के अंदर और जाएंगे तो आपको ये भी दिखेगा कि जो पहले पैसा एलोकेट किया गया था डिफरेंट स्टॉक्स में, वहां पर सेलिंग करके उस पैसे को भी सेंट्रिक किया गया है। यानी जो बहुत सारे, अगर मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड के पास 200 शेयर थे तो उनमें से पैसे निकाल करके उसको 50, 60, 70 शेयरों में डाला गया है, ताकि जो है ज्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स को कम किया गया है, क्योंकि पैसे को सेंट्रिक करना पड़ेगा इंडेक्स को संभालने के लिए। तो एक प्रकार की जादूगरी जरूर की जा रही है ताकि इंडेक्स खराब ना दिखे, क्योंकि जो हेडलाइंस हैं जो कि दुनिया देखती है वो इंडेक्स होता है। निफ्टी कितना घटा, बैंक निफ्टी कितना घटा, या निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ ट्रेड हो रहे हैं, और उसी को देख करके एक आम पब्लिक भी अपना म्यूचुअल फंड में आती है या आम पब्लिक भी बाजारों में आती है। दूसरा बात ये भी होता है कि उसी के हिसाब से बाहर के लोग भी, यानी विदेशी लोग भी बाजारों में आते हैं। और भी जो बड़ी कंपनियां हैं, चूंकि म्यूचुअल फंड्स वहां ज्यादा निवेश करते हैं तो उनसे जो उनकी बॉन्ड वैल्यू है वो थोड़ी बची रहती है। चूंकि बॉन्ड वैल्यू को बचा करके अगर बॉन्ड वैल्यू ज्यादा तेजी से घटेगी तो जो कंपनियां हैं उनके ऊपर जो ब्याज का खर्च पड़ेगा वो बढ़ जाएगा। चूंकि ब्याज का खर्च बढ़ने पर कंपनियों को सीधा पैसा देना पड़ेगा तो वो उनके लिए नुकसानदेह होगा। ऐसे में कोशिश ये रहती है कि स्टॉक्स को खरीद कर होल्ड करें कंपनियां, चूंकि जाहिर सी बात है वो अपनी पेरेंटिंग कंपनियों की तो इस तरह से मदद करेंगे, और उसके बाद फिर जो है वहां पर चूंकि बॉन्ड वैल्यू थोड़ी बची रहे। खैर वो जो भी है वो बहुत सारी चीजें हैं, वो उसको आप सही गलत किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। खैर, तो जो रिपोर्ट्स में है मैं उसको सामने रखूं तो पिछली जो तिमाही आपकी गई है 2025 में, वहां पर 29 मात्र जो है इक्विटी ओपन एंडेड जो है इन्वेस्टमेंट स्कीम्स आई थी, ज्यादा उसमें कुछ पैसा इनफ्लो में कमी देखने को मिली है। अब यहाँ पर जो टोटल की बात करें, मार्च 25 से जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वहां पर फरवरी में भी 14% का इनफ्लो कम हुआ था। तो नेट इनफ्लो में धीरे धीरे करके कमी आपने पिछले कुछ समय के अंदर देखी है। पहला एक चीज कि एक सेंट्रिक किया गया है पैसे को एक जगह पे, और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है? इसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि भले ही आपने निफ्टी में तेजी देखी है, इवन बैंक निफ्टी ने इसी साल में अपने लाइफ हाई भी लगाए हैं, लेकिन स्टॉक सेंट्रिक हुआ है। मैं बार बार, अगर आप मेरे वीडियोस लगातार देख रहे हैं, मैं ये बात आपके सामने बार बार कह रहा हूं कि चार्ट देख करके ही शेयर खरीदिए। कुछ एक शेयरों में ही तेजी चल रही है, चाहे उनमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एसबीआई का नाम लिया, उसने कल भी अपने, यानी जिस दिन रिजल्ट दिया, लाइफ हाई लगाया था। भारतीय एयरटेल का नाम लीजिए, वो अपने हाईस पे ट्रेड हो रहा है। कुछ एक कंपनियां जो अपने हाईस पे ट्रेड हो पा रही हैं, जैसे एलटी फाइनेंस, मैंने बहुत बार चर्चा करी है जीएसटी को लेकर के, वो अपने लाइफ हाईस पे अभी भी ट्रेड हो रहा है। तब 220 था, अब 280 हो गया। अल्टीमेटली वो सब बढ़ रहे हैं। या कुछ कंपनियां जो लगातार प्रभावित रही हैं पॉजिटिव साइड पर, वो तो बढ़ी हैं, लेकिन ब्रॉड बेस रैली नहीं है। अगर 2020 से लेकर 2024 में जब बहुत पैसा बाजारों में लोगों ने कमाया, उस पीरियड में आप कुछ भी ले लेते थे, कोई गधा कोई घोड़ा सब भाग जाते थे। लेकिन अब घोड़े भी ठीक से नहीं भाग रहे हैं तो गधों की तो बात ही नहीं है। बट उनमें से भी आपको चुनना पड़ेगा कि कौन सा घोड़ा है जो बिल्कुल बीमार नहीं है, बिल्कुल ताकतवर है, और वही भाग पाएगा। और उसकी ताकत की जो डोज है वो मल्टीपल कारणों से आ रही है, यानी कुछ ही घोड़ों पर पैसा, यानी उसकी ताकत को बढ़ा रहे हैं म्यूचुअल फंड्स भी। तो ब्रॉड बेस रैली नहीं है, इसीलिए जरूरी है कि आप चार्टिंग करें, प्रॉपर ढंग से स्टॉक्स को खोजिए,
ताकि जो है सही स्टॉक्स को ही आप खरीद करके पैसा कमा पाएं। अन्यथा क्या हो रहा है कि अगर आप बहुत सारे स्टॉक ले रहे हैं, और एक जो सबसे बड़ी गलती लोग कर रहे हैं इस गिरावट में, जबकि स्टॉक्स घट रहे हैं, जबकि इंडेक्स थोड़ा ऊपर जाता है, तो लोगों को लगता है बस अब रैली आएगी, और वो जो गिरे स्टॉक्स हैं जो 30, 35, 40% घटे हुए हैं, उनको वो और खरीदने लगते हैं। जैसे वो और खरीद रहे हैं तो वो स्टॉक नहीं चल रहे हैं। कॉमन सेंस है वहां पर, तो फंड भी पैसा नहीं डाल रहा है और आम रिटेल पब्लिक भी वहां पैसा नहीं डाल पाएगी, और आपके रिटेल पब्लिक के पैसे से स्टॉक भाग नहीं पाएगा। तो वो स्टॉक्स में और आपका पैसा ब्लॉक हो रहा है, जबकि उस पैसे को ऐसे स्टॉक्स में जाना चाहिए जहां पर फंड्स कम से कम खरीद रहे हो, एफआईआईज खरीद रहे हो। अब सीधी सी बात है कि ये डेटा आपको निकालने में मेहनत करनी पड़ती है, आपको उसको देखना चाहिए, खोजते रहना चाहिए कि कहां पर ये पैसा ज्यादा सेंट्रिक रूप से जा रहा है। आप क्वार्टर दर क्वार्टर यानी हर तिमाही में ये नंबर्स निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। एफआईआईज के भी नंबर इस तरह से मिलते हैं जिनको आप देख सकते हैं कि कहां पर एफआईआईज ने इस क्वार्टर में खरीदारी बढ़ाई है। मैंने प्रीवियस में बहुत सारे वीडियोज ऐसे किए हैं जहां पर हमने म्यूचुअल फंड्स में कौन से फंड्स ने किन जगहों पर खरीदारी करी है उसको आपके सामने रखा है, लेकिन चूंकि व्यूज नहीं आते इस टाइप के वीडियोस पे, तो हम उसको जो है कम कर रहे हैं। बट ये चीज अगर आप करेंगे, अगर आप इंडिविजुअली अपने खुद से देखना चाहते हैं, तो जब भी ये रिपोर्ट्स आती हैं तो हर एक म्यूचुअल फंड का डेटा आता है। कोशिश करूंगा मैं इस बार भी कि कम से कम 8 से 10 म्यूचुअल फंड के डेटा आने वाले वक्त में मैं आपके सामने रख दूं, ताकि जिनमें फंड्स ने कहां पर क्या खरीदारी करी है और कहां पर निकासी करी है वो आपके सामने समझ में आए। और साथ में कुछ एफआईआईज की डेटा भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, पहले भी मैं रखता रहा हूं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के डेटा आपको शायद और कहीं पर नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त अगर आप देखिए तो फिलहाल जो आपका डेरिवेटिव सेगमेंट है वहां पर थोड़ी सी अब वापस से कहिए कि जो नंबर है वो बढ़ रहा है। फिर से जिस तरह से नंबर बहुत घट गए थे वहां पर अब सुधार दिख रहे हैं, जो डेटा सामने आ रहे हैं वहां पर थोड़ी बेहतरी दिखाई पड़ रही है। और उसके पीछे सीधा सा कारण है कि अब जब मार्केट में चूंकि स्पेकुलेशंस हैं, चूंकि मार्केट में जो है ट्रेड ज्यादा हो रहा है, निवेश की स्थिति दिक्कत भरी है, ऐसे में हेजिंग भी करनी पड़ेगी लोगों को और ट्रेड भी करना पड़ेगा, क्योंकि मंदी करके ही पैसा बन रहा है। तेजी बहुत लंबी टिकती नहीं है, तो दोनों ही तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर हम लोग आज की बाजार के ऊपर बात करें तो मार्केट जाहिर सी बात है कि कमजोर तो रही है। मैंने तब भी आपके सामने ये बात रखी थी कि जिस तरह से बाजारों में पिछले कुछ दिनों के अंदर मार्केट ठीक से चलती नहीं दिख रही है, या यूं कह सकते हैं कि मार्केट में वो जिस तरह की उम्मीद बाजार लगा रही थी उस तरह के नंबर्स नहीं आ रहे हैं। मैं रिजल्ट सीजन से के शुरुआत से ये बात कह रहा हूं कि नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। चूंकि नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, मार्केट इस लेवल पर फिर भाग नहीं सकती। जैसे ही दुनिया भर की तरफ से थोड़ी निगेटिव खबर एआई को लेकर आ रही है, मैंने माइकल बरी वाली पूरी घटना आपके सामने रखी है, लास्ट वीडियोस में आपने देखा होगा। उसके पहले बफेट की, और अभी बहुत सारी और भी बातें हैं जो निगेटिव बन रही हैं बाजारों को लेकर के, या बाजारों के लॉन्ग टर्म व्यू को लेकर के, अगले 2-3 साल के व्यू के हिसाब से वहां निगेटिविटी दिखती है, बातें हो रही हैं। जब मार्केट में इस तरह की बातें होने लगती हैं तो एक निवेशक, या यूं कहिए एक बड़ा प्लेयर जो अमेरिका में बैठा है या वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा है, वो पैसा लगाने में डरने लगता है। तो जो पहली चीज होती है वो अपसाइड जो है वो रुकने लगती है। मैं यहाँ पर बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि इंडेक्स लेवल पर कोई बहुत बड़ी मंदी आ जाएगी, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं रखता। मेरे हिसाब से बाजारें हाईज की तरफ बढ़ेंगी, लेकिन फिर वही है, बाजार अगर 27,000 भी चली जाए जनवरी में तो जरूरी नहीं है कि आपका पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा। क्योंकि जो यही मैं डेटा सामने आपके रखने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर सेंट्रिक बाइंग होगी तो पोर्टफोलियोज नहीं बढ़ेंगे बट इंडेक्स बढ़ेगा। तो मुद्दा ये है कि आप क्या खरीद रहे हैं उससे आप प्रभावित होंगे, न कि इंडेक्स के बढ़ जाने से आप प्रभावित होंगे। इंडेक्स हो सकता है आने वाले वक्त में नए हाईज लगाए, न सिर्फ एसएनपी लगा रहा है जबकि डाउ भी लगा रहा है, दुनिया भर के बाजारों ने लगाया है, हमने नहीं लगाया है। लेकिन पिछले 2 दिनों में हम दुनिया भर में गिरावट रही है। जब से वो बरी वाली खबर आई, अमेरिका में भी गिरावट हुई थी, फिर रिकवरी भी हुई, लेकिन उसके नाते ताइवान की मार्केट, कोरिया की मार्केट, जापान की मार्केट 4 से लेके 6% तक घट गई। हम भी थोड़ा घट गए, आज भी घटे हैं। 25,800 जब ब्रेक हुआ था, परसों नरसों के वीडियो में मैंने ये बात साफ रखी थी कि अब मार्केट जो है 25,500 की तरफ जाएगा। 25,500 आज हमने हिट कर दिया है, 25,500 हम आ चुके हैं। 25,500 से लेके 25,450 हमारा एक बड़ा सपोर्ट बनता है इंडेक्स लेवल पर।
इंडेक्स अगर यहाँ संभल जाता है तो बेहतर है, और उम्मीद आप ये कर सकते हैं कि इंडेक्स इस जोन में सफल हो जाए कि वो अपना एक बार को बेस बना ले। लेकिन अगर यहाँ पर बेस नहीं बनता है और इसको भी ब्रेक करते हैं तो फिर हम धीमी गति से जाएंगे, तेजी से तो नहीं लेकिन धीमी गति से 25,200 की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। 25,200 क्योंकि बड़ा सपोर्ट है तो वो एक बहुत मेजर पॉइंट होगा जहां पर मार्केट एक्यूमुलेट करेगी, तो वो आसानी से ब्रेक नहीं होगा, और आने वाले 1 2 3 दिन में तो कुछ भी नहीं, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। तो अगर 25,450 कल ब्रेक होता है तो आप नीचे की साइड में 25,200 की तरफ बढ़ेंगे। ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस लगातार बना हुआ है। अब जब भी आप 25,000 650 700 की रेंज में जाएंगे आपको एक रेजिस्टेंस आएगा। 25,800 जब तक नहीं निकलता मार्केट तब तक जो है सेल ऑन राइज के मोड में रहेगी। अब बाई ऑन डिप का मोड मार्केट का जा चुका है। मार्केट एक लंबे जोन में है जहां ऑप्शन सेलर इसको खेल रहे हैं और लगातार मार्केट जो है इसमें आपके ऑप्शंस में सेलिंग दिख रही है, ताकि जो है मार्केट कहीं जा नहीं पा रही है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि अभी ये बात क्लियर होने लगी है कि मार्केट सेंट्रिक है, कुछ ही स्टॉक्स में बाइंग हो रही है। अब आज का अगर आप डेटा देखिए बाजारों का, जिस तरह से कोलैप्स हुआ है, एडवांसेज का नंबर है मात्र 794, वहीं पर डिक्लाइनर है 2304। इसका अर्थ समझते हैं, मार्केट कितना घटी है, निफ्टी कितना घटी है? निफ्टी घटी है 87 पॉइंट। 87 पॉइंट में आप अगर इंडेक्स को देख रहे हैं वो बिल्कुल ही नहीं दिखा रहा है कि मार्केट में 1:5 1:6 के रेशियो आ चुके हैं। अब अगर 800 शेयर यूं कहिए बढ़ रहे हैं और 2400 शेयर घट रहे हैं, 1:4 1:5 के रेशियो में आप जा रहे हैं, और ये वो है जो मेन स्ट्रीम मार्केट में आपको दिख रहा है। मतलब गिरने की संख्या 4 गुनी अधिक दिखाई पड़ रही है। ऊपर से स्टॉक्स में जो यूं कहिए करेक्शन हुआ है, जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है, जो आज ऊपर स्टॉक खुले और वहां से नीचे गए, अगर वो नंबर आप जोड़ लोगे तो ये 1:6 पे चला जाएगा। क्योंकि सुबह कई सारे स्टॉक, चूंकि मार्केट सुबह करीब 650 के आसपास ट्रेड हो रही थी, तो ग्रीन में गए थे, ग्रीन में ओपन हुए थे और वहां से वो कोलैप्स क्रिएट हुआ। तो बहुत मार्केट में इस टाइम अगर पोर्टफोलियो के हिसाब से आप बात करिए तो मार्केट की स्थिति उतनी बेहतर नहीं दिखाई पड़ती है, नंबर्स खराब दिख रहे हैं। और ये बात इस बात का भी सूचक है कि ब्रॉड बेस बाइंग नहीं है, ना तो एफआईआईज की तरफ से ना ही डीआईआईज की तरफ से। ब्रॉड बेस्ड बाइंग यानी हर एक स्टॉक में खरीद लेने की जो चाहत है वो सिर्फ रिटेल पब्लिक के पास में है, क्योंकि वो 2020 से 2024 के बीच में उन्होंने यही सीखा था, लेकिन वो अब यहाँ पे शायद काम नहीं कर रहा है। मैं किसी को भी डराने की बात नहीं कर रहा हूँ या किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, बस आपको जरूरत इस बात की है कि आप जो भी स्टॉक्स खरीद रहे हैं उसको चार्टिकली चेक कीजिए कि वो उस लायक है कि नहीं है। अब जिस तरह से कुछ भी खरीद लेने वाली मानसिकता से निकलिए और एक प्रॉपर गहन अध्ययन कीजिए उस स्टॉक के बारे में, और फंडामेंटल नहीं, चार्ट का, चार्टिकली उस स्टॉक को देखिए। क्योंकि अब आप कोई भी फंडामेंटली इस बात को नहीं समझा सकता कि 1500 के पीई पे क्यों जो है इंटरनल बढ़ेगा, यानी जोमेटो में पैसा जा रहा है, और क्यों कोई भी स्टॉक नीचे है जो कि 10 के पीई पे वो नहीं चलेगा। ये चीज चार्टिकली ही समझ में आती है। तो आपको चार्ट के आधार पर ही काम करना चाहिए और चार्ट के आधार पर ही पोजीशंस बनाइए। कोशिश ये करिए कि उन्हीं स्टॉक्स में रहिए। जैसे आज पेटीएम ने ब्रेकआउट किया, 2 दिन पहले भारती ने ब्रेकआउट किया। अगर उन टाइप के स्टॉक्स में आप हैं तो अल्टीमेटली आपके पास सपोर्ट्स है, अल्टीमेटली वो स्टॉक्स कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके बढ़ जा रहे हैं। अगर आप वीडियोस लगातार देख रहे हैं, जैसे मैंने एलटी फाइनेंस की बात की थी, 220 230 240 280 हो गया, वो स्टॉक धीरे धीरे बढ़ा। पूरे जीएसटी के दौरान मैं इस बात कर रहा था कि जीएसटी का सबसे बड़ा लाभ जो है फाइनेंस कंपनियों को मिलेगा, और वो चीज देखने को मिली है। तो ऐसी जगहों पर फोकस करिए रेदर देन कि कुछ भी खरीद लेना, और वो मानसिकता से निकलिए कि जो बहुत टूटे हुए हैं वो मैं खरीदूंगा तो वो बढ़ जाएगा। वहां पर रिस्क ज्यादा है। ये कबाड़ी मार्केट नहीं है, सब्जी बाजार भी नहीं है, ये शेयर बाजार है जहां पर महंगी चीज महंगी मिलती है और सस्ती चीज कोई नहीं पूछता है। क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट में कुछ भी नहीं मिलता है, और जो डिस्काउंट पे आपको यहाँ कुछ मिलेगा वो खराब ही होगा। तो डिस्काउंट वाली जो रिटेल की मानसिकता है वो शेयर बाजार में काम नहीं करती है, तो उससे बिल्कुल बाहर निकल जाइए। निफ्टी और के लेवल की चर्चा मैंने करी है। बैंक निफ्टी के भी साथ वही स्थिति बनती है। अगर आप बहुत सारे कुछ इंडेक्स वाइज देखिए
तो इंडेक्स में भी चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे वो मिड कैप हो, सब में आज आपने एक बड़ी गिरावट देखी है। अब बैंक निफ्टी फिर भी बचा रहा है, लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 1.5% गया है, स्मॉल कैप 1.5% के आसपास गया है, मिड कैप करीब 1.5% के आसपास गया है। तो उन जगहों पर आपने ज़्यादा गिरावट देखी है जहां पर ब्रॉड बेस रैली नहीं हो रही है। बैंक निफ्टी संभली हुई है, लेकिन वो भी यूँ कहिए कि साइडवेज टू निगेटिव बनी हुई है, और वो उसी तरह से वो आने वाले 1 से 2 दिन भी आपको इसी तरीके से देखने को मिल सकता है। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।